सी हो तुम। मेरी अमृता, मुझे नहीं पता दुनिया तुझे किस तरह देखती है या तुझे क्या मानती है। मेरे लिए तू मेरा प्यार है। प्यार की कोई शक्ल होती तो वो अमृता जैसी होती, पर अगर क्रांति की कोई शक्ल होती वो हूबहू अमृता ही होती। जो बच्चों ने पैंग डाली है वो भी तो देह की रौनक। देख देख इस मट्टी की बरकत, मैं पेड़ की योनी में आग से दूनी हूँ। सबसे पहले आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अमर उजाला काव्य परिवार में। एक बार अपने लिए आप लोग तालियां बजा दीजिए। काफ़ी परिश्रम करके इतनी दूर से आए हैं आप लोग। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि आज अमृता प्रीतम जी के नाम पे हमने एक शाम रखी है, और ज़्यादातर मैं छंदबद्ध कविताएं गा के या लिख के पढ़ता हूँ। आप सब परिचित होंगे, थोड़ा बहुत जो भी जानते होंगे। तो मेरे लिए थोड़ा ये पहली बार ऐसा अनुभव है, तो जो गलतियाँ हों माफ़ी कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा क्या ही कहें। चलिए शुरुआत करते हैं, शुरू करें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जहाँ भी आज़ाद रूह की झलक पड़े समझना वह मेरा घर है। कि अमृता प्रीतम से आप सभी परिचित होंगे। अमृता प्रीतम ने अपनी जो कविता है उसका एक अंश इन्होंने जो लिया है वो कहीं ना कहीं उनके पूरे जीवन का सार है, पूरे अस्तित्व का सार है। कि जो महिलाएं या जो भी हो, जो भी जीव, आज़ादी सबके लिए, स्वतंत्रता सबके लिए बहुत ज़रूरी होती है। और उन्होंने उसी ख्याल से जिया भी, उसी ख्याल से उन्होंने आज़ादी के, अपने आज़ादी को क्या कहते हैं, अपना ध्येय रख के जिया भी, जिसकी तस्दीक आशा ही हम बता रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं सॉरी, कि जिसकी तस्दीक उनकी जो आत्मकथा है रसीदी टिकट भी करती है। अमृता जी ने विभाजन पर उपन्यास लिखे, प्रेम पर कविताएं लिखी, और साक्षात्कारों में महिला सशक्तिकरण की जो बात है उन्होंने पुरजोर तरीके से कही। और जैसा कि हम जानते हैं शाहिर के प्रति उनका जो प्रेम था उसकी फैंटेसी से लगभग हर युवा रिलेट करता है, उसको जानता है, उसको समझता है। या हमें लगता है कि उनकी कविताओं से ज़्यादा उनके निजी जीवन पर ज़्यादा लोग आजकल शोध करने लगे हैं या पढ़ने लगे हैं, तो उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि हमने फिर से बताया कि ये शाम है आज अमृता जी के नाम, तो उनकी कविताएं पढ़ेंगे, उनके बारे में बातें करेंगे और उनको थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा मयंक ओसवाल भाई को। आप आइए और जो उनकी जीवन यात्रा है उसका पहला कदम आप ही लीजिए। आइए, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अमर उजाला काव्य का। आज हम अमृता को सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। वो जब भी मिलती है अक्सर एक अनलिखी नज्म की तरह नजर आती है, और मुझसे कई बार लिख चुका हूँ पर वो अनलिखी रह जाती है। अमृता प्रीतम एक ऐसी नज्म है जो हमारी कहीं ना कहीं रूह में है, इसलिए हम आज उनको याद कर रहे हैं और उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं बेसिकली। और पहली बार मैंने अमृता को पढ़ना इसी किताब से शुरू किया था। इसका नाम है खतों का सफ़रनामा। और कहीं ना कहीं ये किताब और एक उनके खत मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं आज वही एक छोटा सा किस्सा सुनाने आपको आया हूँ यहाँ पर। तो बात करीबन आज से 4 साल पहले की है। मैं उस सर्दियों का मौसम था और मैं उस वक्त मंडी हाउस बहुत जाया करता था। मंडी हाउस कुछ प्ले देखने के लिए या फिर कुछ नाटक देखने के लिए, और दिल्ली की सर्दियाँ तो मुझे वैसे ही बहुत भाती हैं। तो उस टाइम मेरा बहुत मंडी हाउस जाना होता था, और मंडी हाउस में एसआरसी के बाहर एक बुक स्टॉल है, वहाँ पर मैं कुछ किताबें पढ़ लिया करता था। और वहीं पर मुझे पहली बार ये किताब मिली, खतों का सफ़रनामा, जहाँ से मैंने अमृता को अच्छे से पढ़ना शुरू किया। पहले तो ऑनलाइन पढ़ा था, लेकिन इसी किताब से पढ़ना उनको शुरू किया, और मन किया कि उनके ऊपर कोई प्ले देखूँ या कोई नाटक देखूँ। और इत्तेफाकन देखिए कि उसके एक हफ्ते बाद मेरे एक दोस्त ने बताया कि दिल्ली में एक बहुत सुंदर प्ले होने वाला है अमृता और साहिर की जीवनी के ऊपर, जिसका नाम है एक मुलाकात। और मैंने झट से उस प्ले की टिकट बुक कर ली और मैं अगले ही हफ्ते वो प्ले देखने के लिए पहुंच गया, जो कि दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में होने वाला था। अब जब मैं वहाँ पहुँचा तो पहले कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई और बातचीत हुई, और करीबन 5 बजे से प्ले स्टार्ट हो गया। और प्ले के अंदर दीप्ति नवल अमृता का किरदार निभा रही थी, और शेखर सुमन साहब साहिर का किरदार निभा रहे थे। प्ले इतना खूबसूरत था कि मन ही नहीं हट रहा था। करीबन 2 घंटे प्ले चला और मेरा पूरा ध्यान प्ले की तरफ था। 2 घंटे के बाद मैं जब प्ले ख़त्म हुआ तो मैं दोस्तों से मिलने के लिए बाहर आया, और उसी भीड़ में मुझे पहली बार उन मोहतरमा को मैंने वहाँ पर देखा।
सफ़ेद साड़ी में एक सुंदर सी लड़की जिसके हाथों में एक डायरी थी और जो मुस्कुरा रही थी। एक दोस्त ने मेरा इंट्रोडक्शन उनसे करवाया कि ये मोहतरमा खासकर मुंबई से इस प्ले को देखने के लिए दिल्ली आई हैं। और मेरा मन ऐसा हुआ कि मैंने एक बार अमृता को प्ले के अंदर देखा और एक बार अमृता को बाहर देख लिया। सब कुछ बहुत खूबसूरत सा था। फिर हम यूं ही चलते चलते एसआरसी कैंटीन के बाहर आए और चाय पीने लग गए। चाय के दौरान थोड़ा बातचीत बढ़ी और पता चला कि मोहतरमा भी वही किताब पढ़ रही है जो मैं पढ़ रहा हूँ, खतों का सफ़रनामा। तो लगा कि इस बार तो बातचीत करना बनता है। फिर बातचीत बढ़ी और हमने लिटरेचर और अमृता के बारे में बातें की। कुछ वक्त बीता और फिर मैं उस दिन अपने घर वापस आ गया और अपने दफ्तर के कामों में उलझ गया। उसके बाद मैं अगले हफ्ते फिर मंडी हाउस पहुंचा और मंडी हाउस पहुंचने के बाद मैंने देखा कि उस बुक स्टॉल पे एक लड़की खड़ी थी जो मुझे उस दिन प्ले के बाद मिली थी और वो कोई किताब खरीद रही थी और इस बार वो अकेली थी, कोई दोस्त भी नहीं था। तो मैं वहाँ पर पहुँचा और मैंने पूछा कि आप क्या खरीद रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ किताबें देख रही हूँ। वो असल में अमृता की किताब रसीदी टिकट खरीद रही थी। उसके बाद मैंने बुक स्टॉल वाले से बात की और कुछ डिस्काउंट पर उन्हें किताबें दिलाई और वो खुश हो गई। और मैंने उसके बाद उन्हें चाय के लिए पूछ लिया। अब जब हम चाय के लिए पहुँचे तो बातचीत बढ़ी और पता चला कि वो बम्बई के किसी प्रोडक्शन हाउस में प्रोडक्शन मैनेजर की जॉब करती हैं और दिल्ली घूमने के लिए सर्दियों में आई हुई है और अपने एक दोस्त के यहाँ पर जोरबाग में रुकी हुई है। अब सिनेमा पर बातें हुई, अमृता और इमरोज़ के ऊपर बातें हुई, साहिर के ऊपर बातें हुई और करीबन 2 घंटे बीत गए और पता नहीं शाम से कब रात हो गई। उस दिन जब मैं घर वापस आ रहा था तो उन्होंने मेट्रो पे पूछ लिया कि आप मुझे दिल्ली घुमाएंगे। अब आप तो समझ ही सकते कि कोई लड़की पूछ रही हो आप दिल्ली घुमाएंगे, भले ही आदमी दफ्तर के कामों में उलझा पर वो कहीं ना कहीं वक्त निकाल ही लेता है। तो मैंने कहा क्यों नहीं, मैं वीकेंड पे अवेलेबल हूँ दिल्ली घुमाने के लिए। तो फिर मुलाकातें और बढ़ी और दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह से लेकर सुंदर नर्सरी और हुमायूं टॉम के बगीचों से लेकर हमने गालिब की गली कासिम जान तक साथ में एक सफ़र तय किया और कब 1 महीना बीत गया पता ही नहीं चला। अब जब वो जाने वाली थी तो पता चला कि मोहतरमा ने जाते वक्त मेरे लिए कुछ खत लिखे हैं और तारीख थी 30 जनवरी। 1 महीना बिताने के बाद जब हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे तो उन्होंने मुझे एक बड़ा सा लिफाफा दिया जिसके अंदर 12 खत थे 12 महीनों के नाम और उन खतों के अंदर कुछ खूबसूरत से पत्ते थे और कहा कि इन्हें हर महीने के साथ खोलना और जो अगस्त का खत है वो 31 तारीख को खोलना। वो खत मैंने बहुत ही सब्र के साथ हर महीने के साथ खोले और जो अगस्त का खत था उसमें अंत में खत के साथ एक नज़्म लिखी हुई थी। वो नज़्म कहीं ना कहीं अमृता प्रीतम की थी। तो नज़्म का उन्वान कुछ ऐसा है कि जब मैं तेरा गीत लिखने लगी, जब मैं तेरा गीत लिखने लगी, कागज़ के ऊपर उभर आई केसर की लकीरें, सूरज ने आज फिर मेहंदी घोली, हथेलियों पर रंग आई हम दोनों की तकदीरें। मेरे शहर ने जब तेरे कदम छुए, सितारों की मुट्ठियां भरकर आसमान ने निछावर कर दी। जब मैं तेरा गीत लिखने लगी, कागज़ के ऊपर उभर आई केसर की लकीरें, कागज़ के ऊपर उभर आई केसर की लकीरें। ये खूबसूरत सी नज़्म थी अमृता प्रीतम की। और जब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अमृता प्रीतम एक बेपरवाह रूह थी, उन्होंने कभी समाज के दायरों से बाहर रहकर बातें की है। तो एक छोटी सी कंपोजिशन है मेरे पास उनके लिए, खासकर उनको डेडिकेटेड है, तो सुनिएगा। बेपरवासी हो तुम जाने जा, बेपरवासी हो तुम जाने जा,
से हैं हम, जाने जा, जाने जा, जाने जा, बेपरवाही में हमको जीना है, तुझ संग रहना है, मुद्दत से जीना है, बेपरवाही में हमको जीना है, तुझ संग रहना है, मुद्दत से जीना है। तू साहिर, मैं अमृत, आ इस रोज हो जाए मरोज, बेपरवासी हो तुम, जाने जा, जाने जा, जाने जा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। संगीत में प्रस्तुति बहुत शानदार रही आपकी मयंक भाई। तो एक बार फिर से मैं आता हूँ। मेरी पंजाबी थोड़ा कमज़ोर है तो कुछ शब्द इधर उधर हो जाएं। मतलब मैं पंजाबी मूवी भी सबटाइटल हिंदी डाल के देखता हूँ मैं जब तक उसका हिंदी डब ना अवेलेबल हो मैं देखता भी नहीं हूँ। कि अज आँखा वारिश शाह नू कित्थों कबरा विचों बोल, ये शायद अमृता प्रीतम जी की एक नज़्म है। तो अमृता प्रीतम उन साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने विभाजन की विभीषिका को न केवल देखा बल्कि उसकी पीड़ा को महसूस किया और उस पर कई सारे क्या कहते हैं उपन्यास लिखे या किताबें लिखी। और जैसे कि पिंजर उन्होंने लिखा है, जैसा कि मोहित भाई ने बताया, पिंजर उन्होंने लिखा है जिसमें मूवी भी आई है, हमने देखा है उस मूवी को। और जो नज़्म वारिश शाह के नाम है, उन्होंने जब लिखा कि वारिश शाह अपनी कब्र से बोलो, कि जब एक पंजाब की एक बेटी के रोने पे आपने इतना कुछ लिखा, तो देश में आज लाखों बेटियां रो रही हैं, उन पे लिखा जाना चाहिए। अमृता की इस नज़्म को बहुत लोगों ने सराहा और एक कवि के लिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि उसकी लिखी गई, उसके लिखे गए कलाम, उसकी लिखी गई नज़्म, उसकी लिखी गई कविताएं लोगों द्वारा सराही जाएं। तो इस कड़ी में अमृता जी की जीवन यात्रा का दूसरा कदम जो रखने के लिए हम आमंत्रित करेंगे मंच पे, मोहित भाई आप ही से करेंगे आप ही आ जाइए। स्वागत है एक बार मोहित भाई का। पहले दीपाली को का शुक्रिया कि उन्होंने ये आयोजन किया। एक बार ज़ोरदार तालियां दीपाली के लिए हो जाए। और जैसा कि आपने जो पोस्ट डाला था उसमें एक कमेंट आया था, अमृता प्रीतम ओवर रेटेड हैं, इनको मत पढ़ो। हाँ, मैंने आज थोड़ा सा जवाब दिया है। तो ओवर रेटेड मुझे लगता है कि अमृता प्रीतम अभी भी अंडर रेटेड है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अमृता प्रीतम की मैं तैनू फिर मिलांगी, रोज़ी और ये अजक्खा वारिश शाहनू से ज़्यादा लोगों को बारे में पता नहीं है कि उन्होंने कितनी उपन्यास लिखे हैं, कितनी कहानियाँ लिखी हैं, कितनी कविताएं लिखी हैं। वो बस उथली उथली वो साहिर लिखना इमरोज़ की पीठ पर, इससे वो जज कर ली जाती। तो खैर मैंने उसमें कमेंट कर दिया उनको कि आप बताइएगा। और जैसा भाई बता रहे थे अजक्खा वारिश शाहनू, अमृता प्रीतम के पसंदीदा लेखकों में ऋषि वशिष्ठ, बाण भट्ट, वेद व्यास, चेखोव, वारिश शाह, बुल्ले शाह, शिव, साहिर और जब आइन रैंड, इन सबको वो बहुत पढ़ती थी। और जब पार्टीशन उन्होंने देखा, क्योंकि पार्टीशन हमारे हिंदुस्तान का एक ऐसी पीड़ा थी, जिस भी लेखक ने देखा उस समय के उन्होंने लिखने की कोशिश की, जिसपे मंटो साहब ने बहुत सारा लिखा, अमृता प्रीतम ने लिखा। और अक्खा वारिश शाहनू का एक किस्सा भी है कि एक बार एक पत्रकार थे, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे, अमृता प्रीतम ने इसको अपने इंटरव्यू में भी बताया हुआ है। तो एक केले वाला था, उसके पास खड़े थे, तो केले वाले ने पूछा तुम हिंदुस्तान जा रहे हो? कह रहा हाँ। अमृता से मिलोगे? कहा हाँ मिलेंगे। कहे कि केले उसे दे देना। तो क्या क्यों? कहे कि वही अमृता ना जिसने अजक्खा वारिश शाहनू लिखी। कहा हाँ। कहे केले दे देना, मेरा आधा हज हो जाएगा। इस तरह की मोहब्बत थी अमृता के लिए। और ये तभी मुमकिन हो पाता है जब जैसे कबीर ने कहा था कि जिसके पैर में जिसकी कभी एड़ियाँ नहीं फटी वो दूसरों की पीड़ा क्या जानेगा। या फिर अमृता भी लिखती इसी उसमें कि आत्मवेदना वह दृष्टि प्रदान करती है जिससे आप पराई पीड़ा को देख सकें या महसूस कर सकें। तो अमृता के आज थोड़े कुछ पहलुओं पे बात करेंगे जो मतलब मुझे लगता है इस पर कम बात की जाती है। और सभी को पता है कि अमृता प्रीतम का जन्म कब हुआ था? 31 अगस्त 1919 गुजरावाला पाकिस्तान में जो इस समय है, उस समय हिंदुस्तान में था। तो ज़िंदगी जाने कैसी किताब है जिसकी इबारत अक्षर अक्षर बनती है और फिर अक्षर अक्षर टूट जाती है।
बिखरती है और बदलती है। फिर चेतना की एक लंबी यात्रा के बाद एक ऐसा मुकाम आता है जहां अपनी ज़िंदगी के बीते हुए काल का, उस काल के हर हादसे का, उसकी हर सुबह की निराशा का, उसकी हर दोपहर की बेचैनी का, उसकी हर शाम की उदासीनता और उसकी जागती रातों का एक जायज़ा लेने का सामर्थ्य पैदा होता है, जिसकी तशरीह में नए अर्थों का जलाल होता है, जिसके साथ हर हादसा एक ऐसी कड़ी बनकर सामने आता है जिस पर किसी मैं को पैर रखकर मैं के पार जाना होता है। अमृता प्रीतम एक ऐसी शख्सियत थी जिसने मैं पर पैर रखकर मैं के पार खुद को ले गई। कहते हैं कि प्यार अगर इंसान की शक्ल लेता तो उसका चेहरा हूबहू अमृता प्रीतम जैसा होता। अगर किसी लेखक को आपसे मोहब्बत हो जाए तो आप अमर हो जाते हैं, लेकिन मोहब्बत का नाम ही अमृता हो तो आप अपने जिस्म के भीतर छुपे रूह को भी पा लेते हैं। इमरोज़ भी इस बात को मानते थे। वो अक्सर कहते थे कि उसने जिस्म छोड़ा है, साथ नहीं। वो अभी भी मिलती हैं, कभी तारों की छाँव में, कभी बादलों में छुपी हुई रोशनी की तरह, कभी धूप में नरमी की तरह, कभी ख्यालों में उजालों की तरह, कभी फूलों में बैठी तितलियों। हम फूलों के घेरे में बैठकर एक दूसरे को अपना अपना कलाम सुनाते हैं, उसने जिस्म छोड़ा है, साथ नहीं। तो ऐसा इमरोज़ साहब भी कहते थे काफ़ी दिनों बाद। तो अब जिक्र इमरोज़ साहब का हुआ तो उनकी इमरोज़ साहब ने भी कुछ कुछ कविताएं लिखी थी अमृता प्रीतम के लिए। ख़त का, जैसा मयंक ने बताया कि बहुत सारे ख़त थे उनके जो दस्तावेज और ख़तों का सफ़रनामा में आपको मिल जाएंगे। ख़तों का सफ़रनामा में डेट वाइज मिल जाएंगे, दस्तावेज में आपको पूरा ढूंढना पड़ेगा। पर दस्तावेज ज़रूर पढ़नी जानी चाहिए क्योंकि उसमें उनके पत्रिकाओं के कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं, जहाँ पर अमृता ने जो उनकी नागमणि पत्रिका आती थी उसके क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। तो वो किताब भी पढ़ी जानी चाहिए अमृता प्रीतम की, जहाँ से मालूम पड़ जाएगा कि वो ओवररेटेड नहीं थी, मतलब ठीक। सो इमरोज़ की एक कविता है, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। इस 2002 में लिखी कविता के साथ अमृता की लेखन की उम्र पूर्ण हुई। कल तक 84 बरसों से ख्यालों के दरिया में अपनी कश्ती के पलंग पर बैठी कविता लिखती, कविता जीती। वो जिंदगी के पंच दरियाओं को पल पर पार करती रही और आजकल वो अपनी पलंग पर सोती जागती श्वासों के पानियों में डोल रही है, सिर्फ डोल रही है। ये उस वक्त का समय जब बाथरूम में अमृता प्रीतम फिसल कर गिर गई थी, उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। उस वक्त इमरोज़ साहब उनको फूल ला कर दिया करते, किताबें बैठ कर सुनाते, कविताएं सुनाते और बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखते थे आखिरी वक्त पर, और बहुत सारी कविताएं लिखते थे उनके लिए। तो उसी समय की कविता थी जो इमरोज़ साहब ने उनकी बहुत ही सबसे फेमस कविता मैं तेनू फिर मिलांगी की जवाब में लिखी थी, या फिर कह लीजिए कि उनको समर्पित करते हुए लिखी थी। और अमृता प्रीतम इसलिए भी बहुत पसंद आती हैं क्योंकि अमृता प्रीतम की जो जिस तरह की नज़मों की जो स्टाइल रही है या जिस तरह की शैली रही है, जब भी आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको बहुत आसपास के मेटाफर्स मिलते हैं। जैसे कि कविता उनकी रोजी, और अभी के समय पे जिस तरह 1 तारीख को हमारे पास जो मैसेज आता है सैलरी क्रेडिटेड, जो खुशी होती है, उस समय जो रोज़ मजदूर करने वाले लोग होते थे, मजदूरी करते थे, शाम को जब जाके लाइंस पे खड़े होते थे मुंशी के पास में और अपना पैसा मांगते थे, कभी कभी मिलता था, कभी कभी नहीं मिलता था, और उस पैसे पे डिपेंड होता था कि रात में आज खाना घर पे बनेगा कि नहीं बनेगा, जो उनके बच्चे या उनकी पत्नी वहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं। तो उसका मेटाफर लेकर कितने खूबसूरती से उन्होंने किसी के मिलने को बताया है। इस कविता का शीर्षक रोज़ी है। नीले आसमान के कोले में रात मील का सायरन बोलता है, चांद की चिमनी में से सफ़ेद गाढ़ा धुआं उठता है। सपने जैसे कई भट्टियाँ हों, हर भट्टी में आग झोंकता हुआ मेरा इश्क मजदूरी करता है। तेरा मिलना ऐसे होता है जैसे कोई हथेली पर एक वक्त की रोजी रखते, जो खाली हंडिया भरता है, रांध पकाकर अन्न परस कर वही हाडी उल्टा रखता है, बची आंच पर हाथ सेकता है, घड़ी पहर को सुस्ता लेता है और खुदा का शुक्र मनाता है। रात मील का सायरन बोलता है, चांद की चिमनी में से धुआं इस उम्मीद से निकलता है, जो कमाना है वही खाना है, ना कोई टुकड़ा कल का बचा है, ना टुकड़ा कोई कल के लिए है। शुक्रिया। और जाते जाते, जैसा अमृता अपनी खतों के लिए बहुत हैं, तो मैंने अमृता के लिए उनके जन्मदिन पर एक खत लिखा हुआ है जो सोचा था 31 अगस्त को पोस्ट किया जाएगा, लेकिन इससे अच्छा कोई मौका नहीं होगा। मेरी अमृता, मुझे नहीं पता दुनिया तुझे किस तरह देखती है या तुझे क्या मानती है। मेरे लिए तू मेरा प्यार है और मैं अमृता का मोहित। मुझे पता है तू मुझे फिर ना मिलेगी, लेकिन शायद मैं तुझे पाने के काफ़ी नज़दीक हूँ। अक्सर रात में सपनों में मुलाकात कर लेता हूँ, और जब तुझसे बात करनी होती है तो ओढ़ लेता हूँ तेरी नज़मों और तेरे लफ्ज़ों को, और सो जाता हूँ। तेरा लिखा एक एक लफ्ज़ मुझे बोसा देता है माथे पर।
तो सबके लिए एक महान लेखिका या शायरा होगी, पर मेरे लिए मेरी मोहब्बत है और ये ताउम्र रहेगी। खास बात पता है, मुझे इसके बदले में मोहब्बत नहीं चाहिए। इस रिश्तों को तुम्हारी नज़मों की तरह अधूरा रहना है। मेरी मोहब्बत में मैं तुझे मांझा, जीती या किसी और नाम से नहीं पुकारूंगा, क्योंकि वो सब किसी और शख्स ने दिए हैं। मुझे जलन है उस हर शख्स से जो तेरे नज़दीक रहा हो। तुझसे कोई परेशानी नहीं है, तू जहाँ है वहाँ खुश रह और वहीं पर रहना, क्योंकि अब बुल्ले शाह ने यहाँ पर सुनना छोड़ दिया है। कभी मिलूंगा तुझसे धूप के उस पार, आखिरी सिगरेट को बुझाते हुए, कायनात के किसी कोने में, जहाँ पर मैं और तू होगी, जहाँ पर इश्क होगा मेरा और तेरा, जहाँ मुकम्मल हो रही होंगी तेरी सारी नज़में, जहाँ सांसों का शोर नहीं होगा, कोई अफसुर्दगी नहीं होगी, सब शांत और शिथिल होगा, जहाँ अमृता होगी और साथ होगा अमृता का मोहित। तब कहूँगा कि तू अब मिली मुझे, तेरे नज़मों की तरह अधूरा तेरा आशिक, अमृता का मोहित। जन्मदिन मुबारक हो मोहब्बत। थैंक यू। और एक बार तालियां इसलिए हो जाए मोहित भाई के लिए कि अमृता प्रीतम जी पे एक प्ले होता है और उसकी शोहरत हमें लगता है दिल्ली की सीमाओं के पार लखनऊ तक भी जा चुकी है, हालांकि हो सकता है अभी शो हुआ है या नहीं हुआ है जी। तो एक प्ले करते हैं भैया क्या मोहित भाई, और क्या कहते हैं, बहुत अच्छा प्ले होता है, मतलब क्या उसके टिकट मिलना मुश्किल होता है, इतना वो। अच्छा, एक्चुअली अब सारे टिकट बिक जा रहे हैं ना भाई के, और बाहर टिकट मिल नहीं रहे हैं। नहीं, पीड़ा समझ सकते हैं हम भी कलाकार होके कि टिकट फ्री में देना थोड़ा कठिन होता है। अच्छा, चलिए ठीक है, इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक अंश कविता का, जो अमृता प्रीतम जी की ही कविता है कि मेरी सेज हाजिर है, पर जूते और कमीज की तरह तू अपना बदन भी उतार दे, उधर मूढ़े पर रख दे। कोई खास बात नहीं, बस अपने अपने देश का रिवाज है। अमृता ने साहिर से प्रेम किया और खूब प्रेम किया, लेकिन वो जो प्रेम था वो देह से परे था, वो देह से परे प्रेम था, और ठीक वैसा ही प्रेम उनका इमरोज़ के साथ था। तो उनकी कविता के अंश से ये साबित भी होता है कहीं ना कहीं देह से जो परे प्रेम होता है वह कहीं ना कहीं देवीय होता है। तो अगली कड़ी में इसी कड़ी में अमृता प्रीतम जी की जीवन यात्रा का जो तीसरा कदम है उसको रखने के लिए हम बुलाएंगे मुस्कान जी को। तो मुस्कान जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और सब एक से बढ़कर एक हैं। और तो मैं तो ये कह रही थी कि ये एक श्राप है, ये एक वर है, और जहाँ भी आज़ाद रूह की झलक दिखे समझ लेना ये मेरा घर है। तो अमृता को तो स्टीरियोटाइप्स में बंधना ही नहीं था, तब यहाँ पर सभी अपनी अपनी अमृता के साथ आए हैं। जिस तरह से कोई सेम नदी में नहीं उतरता, कोई एक सी किताब नहीं पढ़ता, वैसे ही अमृता सबकी हैं और सबके पास अलग हैं, है ना। अभी मुझसे दीपाली ने पूछा था कि तुम्हें अमृता पसंद है, तो मुझे समय लगा इसका जवाब देने में, और मैंने कहा कि पसंद एक बहुत ही दुष्ट शब्द है। तो मेरे साथी सब हंसने लगे, पर वाकई में पसंद एक दुष्ट शब्द है। पसंद में कोई जिम्मेदारी नहीं होती, जब मुझे आप अच्छे लगते हो ठीक है, बात ख़त्म। पर जहाँ प्यार होता है वहाँ जिम्मेदारी होती है, और होनी भी चाहिए, तभी तो प्यार है ना। मुझे ऐसा लगता है मेरी जिम्मेदारी है कि अमृता सब तक पहुँचे, और साहिर और इमरोज़ के परे जो अमृता हैं वो सब तक पहुँचे। तो मैं पहले ये वाली कविता पढ़ना चाहती हूँ अमृता की। मेरा शहर एक लंबी बहस की तरह है, सड़कें बेतुकी दलीलों सी, और गलियाँ इस तरह जैसे एक बात को कोई इधर घसीटता कोई उधर। हर मकान एक मुट्ठी सा बिछा हुआ, दीवारें किचकिचाती सी, और नालियाँ जो मुंह से झाग निकलता हो। ये बहस जाने सूरत से शुरू हुई थी, और उसे देखकर यह और गर्माती, और हरिद्वार के मुंह से फिर साइकिलों और स्कूटर के पहिए गालियों की तरह निकलते, और घंटियां हॉर्न एक दूसरे पर झपटते। जो भी बच्चा इस शहर में जन्मता पूछता,
किस बात पर बहस हो रही है? और फिर उसका प्रश्न ही बहस बन जाता। बहस से निकलता, बहस में मिलता। शंख घंटों के सांस सूखते, रात आती, फिर टपकती और चली जाती, पर नींद में भी बहस खत्म ना होती। मेरा शहर एक लंबी बहस की तरह है। ये अमृता का जो लेखन की शैली है, आप देखेंगे वो एक बहुत ही सटल शैली है। मतलब वो कभी भी हिंसात्मक शब्दों का या बहुत ही क्रूर किस्म के जो मेटाफर्स होते हैं, जहाँ कविताओं में भेड़ियाँ आ जाएं और खून खराबा हो जाए, कुछ ऐसा नहीं लिखती हैं। वो बहुत ही शहद में दर्द घोल के पिला देती हैं, और ये बहुत ही कम लेखकों का गुण होता है और उनका है। और अगर आप वाकई इसे बहुत गहनता से पढ़ना चाहते हैं तो आप अमृता का लिखा हुआ संस्मरण पढ़ें, जिसका नाम है एक थी सारा शगुफ्ता। और वो ऐसी किताब है कि कोई भी संवेदनशील व्यक्ति उसे पढ़ेगा तो एक न एक समय में उसकी आंखें डबडबा जाएंगी। और इसी के साथ ये जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है, कम से कम मेरे नज़दीक, मैं वो पढ़ती हूँ। मैंने जब तेरी सेज पर पैर रखा था, मैं एक नहीं थी दो थी, एक समूची ब्याही और एक समूची कुंवारी। तेरे भोग की खातिर मुझे उस कुंवारी को कत्ल करना था, मैंने कत्ल किया था। ये कत्ल जो कानूनन जायज़ होते हैं, सिर्फ उनकी जिल्लत नाजायज़ होती है। और मैंने उस जिल्लत का जहर पिया था। फिर सुबह के वक्त एक खून में भीगे हाथ देखे थे, हाथ धोए थे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह और गंदले अंग धोने थे। और ज्यों ही मैं शीशे के सामने आई, वह सामने खड़ी थी, वही जो मैंने कत्ल की थी। ओ खुदाया, ओ खुदाया, क्या सेज का अंधेरा बहुत गाढ़ा था। मुझे किसे कत्ल करना था और किसे कत्ल कर बैठी। ये कविता एक बहुत ही सामाजिक मुद्दे पर है और आप सभी अवेयर होंगे और होने भी चाहिए। मतलब मुझे नहीं लगता कि इसके वर्णन की ज़रूरत है, आप सभी समझदार हैं। इसी के साथ मैं एक एक्सर्प्ट पढ़ना चाहती हूँ जो एस्ट्रे से है, और ये भी एक सामाजिक कविता है, अमृता ने लिखी है। अंधेरे का बदन ज्यों जर में तपे और ज्वर की अचेतना में हर मजहब बड़बड़ाए, हर फलसफा लंगड़ाए, हर नज्म तुतलाए, और कहना सचा है कि हर सल्तनत सिक्के की होती है, बारूद की होती है, और हर जन्म पत्री आदम के जन्म की एक झूठी गवाही देती है। एस्ट्रे। अब अमृता के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से, और ऐसा इसलिए क्योंकि अमृता की जो ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि आत्मकथा है, जिसका नाम है रसीदे टिकट, और जिसका बाद में एक सेकंड पब्लिकेशन भी हुआ था अक्षरों के साय। तो अमृता ने अपनी कहानी को बहुत ही सटली लिखा है, और जब तक हम उसको डीपली नहीं पढ़ेंगे हमें नहीं पता चलेगा बहुत सारी बातें जो हमें पता चलनी चाहिए एज अ रीडर एंड एज ए ह्यूमन। मतलब हम तो पॉलिटिकल बीइंग ही है ना, हम सोसाइटी में रहकर ये नहीं कह सकते दैट वी आर ए पॉलिटिकल। सो अमृता ने लिखा है कि उनके भीतर की जो औरत है वो हमेशा उनके अंदर के लेखक से सेकंड सीट पर रहती है, और यही बात अगर आप जानते हो तो वर्जीनिया वुल्फ ने भी कही थी, और यही बात हमने दूसरे लेखकों में भी पढ़ी जो कहते हैं दैट व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग वी हैव टू किल द एंजल इन द हाउस। तो जब एक महिला कलम उठाती है, ये एक बहुत ही डेलिब्रेट डिसीजन होता है, और फिर उसमें अपनी जीवन कथा, आत्मकथा को लिखना, उस पर चर्चा करना और सच्चे मन से करना, सच्ची अभिव्यक्ति से करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसलिए
अगर प्यार की कोई शक्ल होती तो वो अमृता जैसी होती, पर अगर क्रांति की कोई शक्ल होती वो हूबहू अमृता ही होती। दैट्स इट, थैंक यू। एक बार फिर से ताली बजा दीजिए मुस्कान जी के लिए, काफ़ी अच्छा प्रस्तुतिकरण। और अगली कड़ी के रूप में एक कविता का अंश। यह आग की बात है, तूने यह बात सुनाई है, या ज़िंदगी की वही सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी। चिंगारी तूने दी थी, या दिल सदा जलता रहा, वक्त कलम पकड़कर कोई हिसाब लिखता रहा। जैसा कि हम सभी पढ़ चुके हैं कि साहिर साहब को सिगरेट पीने की काफ़ी बुरी लत थी। बुरी लत तो नहीं कहा सकती, लत थी क्योंकि हम भी कभी कभी देख लेते हैं, तो बुरी लत तो नहीं कही जा सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। तो सिगरेट की लत थी। तो जब वो अपनी आधी पी हुई सिगरेट छोड़ के जाते थे, जैसा आप लोगों को सभी को पता होगा, तो अमृता जी उसको लेके उसको फिर से सुलगाती थी और ऐसा महसूस करती थी जैसे उन्होंने साहिर का हाथ पकड़ रखा हो। और इसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि उन्हें भी वो आदत लग गई सिगरेट पीने की। और ये भी किस्सा कई बार हम लोगों ने सुना है कि साहिर के लिए वो कल्पनाओं में हमेशा खोई रहती थी। कभी वो कागज़ पे उनका नाम लिखती थी, या कभी शायद इमरोज़ की पीठ पर। तो इसी कड़ी में तो चौथा कदम रखेंगे उनकी जीवन यात्रा के हमारे बीच में गणेश गौतम भाई। आइए गणेश भाई, स्वागत है आपका। सर्वप्रथम आप सभी का धन्यवाद यहाँ आमंत्रित करने के लिए। तो अमृता के बारे में सब कुछ ना कुछ कह रहे हैं और सारी अच्छी बातें कह रहे हैं। मेरा एक ये मतलब मानना है, सुझाव भी है कि जब भी जैसे भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं में इतना सारा साहित्य लिखा गया है। अमृता पंजाब की भूमि से आती हैं। सारा साहित्य उन्होंने अपना पंजाबी में लिखा है, गुरुमुखी में उनका ज़्यादा तक साहित्य है उनका। और जो हमारे पास आता है या जो हमारे पास अब तक आ पाया है वो हिंदी में या फिर थोड़ा बहुत इंग्लिश में अवेलेबल है। लेकिन आज भी सारी कविताएं उनकी या जो उनकी कहानियां हैं, आज भी उनका हिंदी में पूर्ण रूप से अनुवाद नहीं हो पाया है। और कुछ ऐसी कहानियां भी होंगी जिनका अनुवाद तो हुआ है, लेकिन वो अनुवाद नहीं हुआ जो वो सटीक अर्थ दे सके। अब इस पर काम मेरे हिसाब से कर रहा है, मतलब कर रहे हैं काफ़ी लोग। हमारे साथ की जो यंग जनरेशन है, सारे जो यहाँ लोग बैठे हैं, सब अमृता से प्रेम करने वाले हैं और उस भाषा से भी प्रेम करने वाले हैं, तभी अमृता को जो है आज सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो इस बात को लेके हम सब भी शायद कुछ ना कुछ ऐसा कर सकें उस भाषा से, जो भी है, उन कविताओं को, उन उपन्यासों को, सिर्फ अमृता की नहीं और दूसरे जो उनके साथ में कवि रहे, एक जैसे उनकी छाया जो है शिव कुमार बटालवी जी पे भी रही और वो उनके साथ मिलते जुलते रहे, बटालवी जी की। और उनकी अगर हम कविताओं का अनुवाद देखें तो कविताओं का अनुवाद जो है किसी भी भाषा से, अब जब भी दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं तो पूर्ण रूप से नहीं आ पाता है। जैसे अभी मोहित भाई और प्रदीप भाई ने आज अक्खावारी शाहनू का कविता जो है उसका जिक्र किया। अगर उसका हिंदी अनुवाद देखेंगे तो काफ़ी ऐसा लगता है कि अटकता है, जैसे गले में कोई खाते समय कुछ टुकड़ा अटक जाता है ना, तो वैसा महसूस होता है। पर कविता है तो कविता का स्वाद उसकी जो ओरिजिनल भाषा है उसी में रहेगी। लेकिन कुछ कविताएं ऐसी हैं जो छंदबद्ध नहीं रहती हैं, लयबद्ध नहीं रहती हैं, तो उनका अनुवाद जो है काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाया है। तो उनमें से दो कविताओं को, दो नज़मों को मैं आप सबके सामने रखता हूँ। कुफ्र। आज हमने एक दुनिया बेची और एक दीन खरीद लिया। हमने एक कुफ्र की बात की, सपनों का एक थान बुना था, एक गज कपड़ा फाड़ लिया और उम्र की चोली सी ली। आज हमने आसमान के घड़े से बादल का एक ढकना उतारा और एक घूंट चांदनी पी ली। यह जो एक घड़ी हमने मौत से उधार ली है, गीतों से इसका दाम चुका देंगे। तो एक छोटी सी नज़म थी। और अमृता की कविताओं में हम सब कहीं ना कहीं, अगर जितने भी लोगों ने पढ़ा होगा, एक रोज़ाना जो ज़िंदगी होता है, रोज़ाना जो जीवन होता है, उससे काफ़ी मेलजोल वाली कविताएं रहती हैं। तभी कहीं ना कहीं हम उनसे महसूस कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं उनसे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है हम सभी के लिए। तो और ख़ासकर उनकी कविताओं में कुछ ऐसे थीम्स रहते हैं, टॉपिक रहते हैं, जिनसे उनका शायद खास नाता रहा है,
प्रेम से तो सबको पता है उनका कि बहुत सारे कैरेक्टर्स रहे हैं जो उन्होंने अपनी नोवेल में डॉक्टर देव के सहारे भी उतारे हैं या राजेश के सहारे उतारे हैं। और साथ में एक कहीं ना कहीं जो सांप है या जो नाग है, उनसे की भी कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी रुचि रही थी। एस्ट्रोलॉजी में मेरे हिसाब से उनका काफ़ी विचार रहता था। तो नागमणि जो नाम की है, उन्होंने उपन्यास लिखा, पत्रिकाएं छापी, और नाग के आधार पे ही उन्होंने नागपंचमी पे एक कविता लिखी थी। तो ये वो नज़्म है। मेरा बदन एक पुराना पेड़ है और तेरा इश्क नागवंशी। युगों से मेरे पेड़ की एक खोह में रहता है। नागों का बसेरा ही पेड़ों का सच है, नहीं तो यह टहनियाँ और बोर पत्ते दह का बिखराव होता है। यूँ तो बिखराव भी प्यारा, अगर पीले दिन छटते हैं तो हरे दिन उगते हैं, और छाती का अंधेरा जो बहुत गाढ़ा है, वहाँ भी कई बार फूल जगते हैं। और पेड़ की एक टहनी पर जो बच्चों ने पैंग डाली है, वो भी तो देह की रौनक। देख देख इस मट्टी की बरकत, मैं पेड़ की योनी में आग से दूनी हूँ, पर देह के बिखराव में से मैंने घड़ी भर वक्त निकाला है, और दूध की कटोरी चुराकर तुम्हारी देह पूजने आई हूँ। यह तेरे और मेरे बदन का पुण्य है, और पेड़ों की नगी बिल की कसम है। और बरस बाद मेरे ज़िंदगी में आया यह नाग पंचमी का दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हाँ वैष्णवी जी को ये रॉयल्टी प्राप्त, क्या कहते हैं, प्राप्त तो राइटर हैं ये बिना हाँ आपने ये नज़्म मैंने इनकी कविता कांश मैंने कब सुना था, क्या नाम है, किसी के मुंह, जब हम प्रेम में थे उस समय नए नए, तो पहली बार सुना था कि मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, कहाँ किस तरह नहीं जानती, शायद तुम्हारे तख़य्युल की चिंगारी बनकर तुम्हारी कैनवास पर उतरूंगी, या शायद तुम्हारे कैनवास के ऊपर एक रहस्यमय रेखा बनकर खामोश तुम्हें देखती रहूंगी। ऐसा जैसा कि हम लोग अभी तक जानते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अमृता ने साहिर का ही तसव्वुर किया। उन्होंने एक बार इमरोज़ से कहा था कि तुम हमें ज़िंदगी की शाम में क्यों मिले, दोपहर में भी तो मिल सकते थे। और इमरोज़ ने उनसे अपनी इच्छा जाहिर की कि हमें आपके साथ रहना है। तो उन्होंने कहा एक काम कीजिए, पूरा आप संसार घूम आइए एक बार, और आपको तब भी लगे कि आपको मेरे साथ रहना है, तब आपका स्वागत है। और उनका प्रेम देखिएगा, वो गए कमरे में शायद 7 चक्कर या समथिंग, हाँ 3 चक्कर लगा के आए। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी दुनिया घूम ली, मुझे आप ही के साथ रहना है। और इमरोज़ का प्यार ऐसे भी था कि एक बार शायद अमृता जी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, तो उन्होंने अपना सारा काम मुंबई में समेट के वो दिल्ली के लिए शिफ्ट हो गए। और अमृता जी पे जितनी बातें की जाएँ कम हैं। हमें लगता है कई सामने अगर हम लगाएं उसमें, तो उन्होंने जितना किया है, जितना दिया है हम लोगों को, उसके लिए कई सामें हमें लगानी पड़ेंगी, या हमें लगता है ज़िंदगी भी लग सकती है। तो अंतिम चरण तो नहीं कहूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा आज जो ये शाम है उसके अंत के लिए एक बार हम मंच पे बुलाना चाहेंगे वैष्णवी जी को। स्वागत है वैष्णवी जी। सबसे पहले तो मैं एक मुलाकात से शुरुआत करना चाहूँगी। मैं ऐसे पढ़ती नहीं हूँ, तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, शायद ये दूसरी बार होगा जब मैं ऐसे परफॉर्म कर रही हूँ। एक मुलाकात। मैं चुप, शांत और अडोल खड़ी थी। सिर्फ पास बहते समुंदर में तूफान था। फिर समुंदर को खुदा जाने क्या ख्याल आया, उसने तूफान की एक पोटली सी बांधी, मेरे हाथों में थमाई और हंसकर कुछ दूर हो गया। हैरान थी, पर उसका चमत्कार ले लिया। पता था कि इस प्रकार की घटना कभी सदियों में होती है। लाखों ख्याल आए, माथे में झिलमिलाए, पर खड़ी रह गई कि उसको उठाकर अब अपने शहर में कैसे जाऊंगी। मेरे शहर की हर गली संकरी, मेरे शहर की हर छत नीची, मेरे शहर की हर दीवार चुगली। सोचा कि अगर तू कहीं मिले तो समुंदर की तरह इसे छाती पर रखकर हम दो किनारों की तरह हंस सकते थे, और नीची छतों और संकरी गलियों के शहर में
बस सकते थे, पर सारी दोपहर तुझे ढूंढते बीती और अपनी आग का मैंने आप ही घूंट पिया। मैं अकेला किनारा किनारे को गिरा दिया और जब दिन ढलने को था समुद्र का तूफान समुद्र को लौटा दिया। अब रात घिरने लगी है तो तू मिला है, तू भी उदास, चुप, शांत और अडोल। मैं भी उदास, चुप, शांत और अडोल। सिर्फ दूर बहते समुद्र में तूफान है। मुझे एक खत भी पढ़ना है। जीती, ये मेरी जिंदगी की सड़क कैसी है जिसके सारे मील के पत्थर हादसों के बने हुए हैं। तुम थे तो घर नहीं था, आज घर है तो तुम नहीं हो। थोड़े से मीलों की दूरी होती है, लेकिन कानून की छोटी सी मोहर इसे दूसरी दुनिया की दूरी बना देती है। मैं अजीब तरह से परेशान हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे ये बेचैनी मेरी उम्र जितनी लंबी है या मेरी उम्र का नाम ही बेचैनी है। आशी। थैंक यू। बार हम सब के लिए ताली, जो हम लोग आए हैं, एकत्रित हुए और एक हसीन शाम जो अमृता जी की जीवन यात्रा थी उसका थोड़ा सा अंश जिसको हमने साझा किया।